Hello guys, in this video we are going to discuss the monthly current affair of the January month. ओके और जनवरी मंथ में हम कुछ टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला टॉपिक है पॉलिटी, सिक्योरिटी एंड सोशल इश्यूज. इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में बन सकते हैं इस मंथ के करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और उसमें मेनली ये 6 टॉपिक्स हैं हमारे जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं. ओके, पहला टॉपिक है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच. ओके, तो पहले आप ये जानिए कि न्यूज़ में क्यों है. ओके, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था कि फार्म लॉ, जो कि आजकल फार्म प्रोटेस्ट हो रही है, आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उस फार्म लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को टेम्परेरी स्टे कर दिया है. ओके, तो इसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये ओपिनियन दे रहे हैं कि ये भी एक जुडिशियल ओवररीच या एक्टिविज्म का उदाहरण है. ओके, तो हम जानते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है. ओके, जुडिशियल एक्टिविज्म मीन ये होता है कि जुडिशरी का मेन ट्रेडिशनल रोल क्या है, to judge the validity of any law on the basis of the constitution. ओके, और जब वो ये करे लेकिन उसके साथ में वो कभी पॉलिसी डिसीजंस में भी इंटरफेयर करने लगे, ठीक है, अपने ट्रेडिशनल रोल्स से हट के इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. ओके, उसमें क्या करता है कि एक कोर्ट गवर्नमेंट जिसका काम होता है किसी भी एग्जीक्यूटिव इश्यूज़ पर डिसीजन लेना, उसको ऑर्डर देता है एग्जीक्यूटिव इश्यूज़ पे. ओके, तो इस चीज़ को हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं. ठीक है, इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देती कि नई पॉलिसीज बनाओ कि ड्रॉट को मैनेज कैसे किया जाए. तो आप इस केस में साफ साफ देख सकते हैं कि ड्रॉट मैनेजमेंट, ठीक है, ये किसका इशू है, एग्जीक्यूटिव का, मीन गवर्नमेंट का. ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट उनको बोल रहा है कि आप एक न्यू पॉलिसी बनाइए. तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है जुडिशियल एक्टिविज्म का. ओके, ऐसे ही बहुत सारे केसेस हम देख सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले डिसीजन लिया था कि हर किसी को नेशनल एंथम सिंग करने के लिए सिनेमा में उठना ज़रूरी है. ओके, तो वो भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक उदाहरण है. ठीक है, और भी एक एग्जांपल से तो दिए गए हैं कि बेलडॉन पैनल बनाने के लिए बोला गया था. ठीक है, फार्म लॉ पे 3 मेंबर पैनल बनाने के लिए बोला. तो ये सारे हमारे केसेस हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के. ओके, तो और नया एक वर्ड और आता है, वो है जुडिशियल ओवररीच. जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, ये जुडिशियल ओवररीच एक एक्सट्रीम फॉर्म है किसका, जुडिशियल एक्टिविज्म का. ओके, और जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच में बहुत थिन लाइन है. जब जुडिशरी, ओके, जो उसका ट्रेडिशनल रोल है और उसको छोड़ के अगर वो एग्जीक्यूटिव में आता है फॉर द वेलफेयर पॉलिसीज, ठीक है, लेकिन वो पूरा ही जब एग्जीक्यूटिव डोमेन में काम करने लगता है, ओके, और लेजिस्लेट करने लगता है कुछ इशूज़ पे, ठीक है, तो उस एक्सट्रीम फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, जुडिशियल ओवररीच. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था. ओके, उसमें क्या बोला था कि एक नेशनल जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाएंगे जिसमें कि 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के होंगे और 3 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट के जजेस होंगे, जो कि किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा. तो इस केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट करार कर दिया. ओके, किस बेसिस पे, इसने ये बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के खिलाफ है. ओके, तो इसको भी एक क्लासिकल एग्जांपल बताया जाता है जुडिशियल ओवररीच का. ओके, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जुडिशियल ओवररीच है तो ये तो अच्छा है ना कि जुडिशरी कुछ जब लेजिस्लेचर काम नहीं करती तो लेजिस्लेचर की डोमेन में जाके कुछ अच्छे डिसीजन ले रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. उससे भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं. पहला क्या कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर देखिए कि
पार्लियामेंट जिसका काम क्या होता है, मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव जिसका काम क्या होता है, टू execute the government decisions or the policies that is been taken in the parliament। ओके, जुडिशरी का काम क्या होता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है और इन्होंने जो एग्जीक्यूट किया है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस सब को चेक करना। ओके, लेकिन जब जुडिशरी खुद ही जो पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना उसको करने लगे, पैनल बनाना, पॉलिसीज बनाना जो कि एग्जीक्यूटिव का काम है वो खुद करने लगे, तो इसको एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट बोला जाता है। ओके, और उसके बाद सेकंड इशू आता है कि नेग्लिजेंस ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अगर जुडिशरी ऐसे ही डिसीजन लेता है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पॉलिसीज लेने के डिसीजन में या फिर कोई ऐसा इशू जो लार्जली पीपल को बहुत ग्रेट लेवल पर इम्पैक्ट कर रहा हो अलग अलग सोसाइटीज़ पे, तो गवर्नमेंट के पास तो ये सारी शॉर्टेज होती है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इतना एक्सपर्टीज़ भी नहीं है पॉपुलिस्टिक कुछ मेजर्स लेने के, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेता है, तो ये कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ओके, जैसे कि पीएम, सीएम, ये अकाउंटेबल होते हैं पीपल के लिए। ओके, वो जो डिसीजन लेते हैं पीपल की नीड के अकॉर्डिंग लेते हैं, अदरवाइज उनको 5 ईयर के टर्म के बाद उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई जुडिशरी के केस में नहीं है। जुडिशरी एक परमानेंट ऑर्गन की तरह काम करता है, जिसमें कि जो भी मेंबर्स अपॉइंट होते हैं वो परमानेंट टेन्योर के लिए होते हैं और उनका लोगों के लिए कोई डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और दूसरा केस ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी पावर दी गई है, जिससे कि कोई पब्लिक रिलेशन को भी वो बच सकता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ में ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन में आएगी, ओके, और उसके बाद उनका डिसीजन लेगी, तो उससे क्या होगा कि लोग ये सोचेंगे कि एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रही और जुडिशरी कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो रही है। ओके, जिससे कि रूल ऑफ लॉ वायलेट होते हैं। ओके, उसका हम ये जानते हैं कि ये जुडिशरी एक्टिविज्म का कारण क्या है। ओके, पहला तो असिमेट्री ऑफ पावर। असिमेट्री ऑफ पावर मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू अदर 2 ब्रांचेस। कैसे? सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो बाकी 2 ऑर्गन से कम्प्लीटली सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, उसको अपने फंक्शनरीज चलाने की पावर है। ओके, साथ में उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज है। इसका मतलब वो ज़्यादा ऑटोनॉमस है और कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ओके, तो एक ये कारण है कि जुडिशरी एक्टिविज्म का। सेकेंड है PIL। 1990s में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई जजमेंट दी थी, उसमें बोला था कि कोई भी पर्सन जिसका डायरेक्टली भी उस इशू में एंगेजमेंट नहीं है, वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आ सकता है। जिससे क्या हुआ कि ये PIL का कॉन्सेप्ट जब से आया है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा जुरिडिक्शन बढ़ गया है, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो एक ये कारण है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म होने के कारण। थर्ड आता है कि लेक्सिकल अप्रोच ऑफ द अदर ऑर्गन्स, मतलब बाकी जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जब कोई काम अच्छे से नहीं करती है तो गवर्नमेंट में वैक्यूम आ जाता है। जैसे कि हमने कब देखा था, विशाखा गाइडलाइंस के केस में। विशाखा गाइडलाइंस के केस में क्या था कि उस समय सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस पर कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ही नहीं था, तो गवर्नमेंट की इस नेग्लिजेंस को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय विशाखा गाइडलाइंस लाई थी। ओके, जैसे कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। ओके, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि लोगों का कॉन्शियसनेस बढ़ रही है अपने राइट्स के प्रति। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, साथ में मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिससे क्या हो रहा है, लोग अपने राइट्स के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो राइट्स ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोग गवर्नमेंट से। और जब गवर्नमेंट उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़ी उतरती है तो क्या करते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को
ये एग्जीक्यूटिव डोमेन में कोटेशन देने का मौका मिल जाता है। ओके, तो ये सारे कॉलेज हैं हमारे जैसे एक्टिविटी के। तो हम क्या बोलेंगे कि तो हमको करना क्या चाहिए, तो बेस्ट वे फॉरवर्ड इसका यही है कि जेईसीडी को खुद अपनी तरफ से रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए और एक क्लासिकल एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जेईसी सिर्फ अपने डोमेन में काम करेगी, कि वो सिर्फ उस केस में डिसीजन लेगी जिसमें एब्सोल्युटली कुछ इनजस्टिस हो रहा हो, या फिर ऐसे में जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रही है तो गवर्नमेंट को उसमें हेल्प करेगी। ओके, लेकिन मेन पॉलिसी डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट। ओके, तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए सेकंड टॉपिक पे देखते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा रेगुलेशंस ऑफ एनजीओ एंड द एमपी। ओके, ये हमारा एनजीओ का टॉपिक न्यूज़ में पहली बात क्यों है, क्योंकि आपने कुछ महीनों पहले भी ये न्यूज़ सुनी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बहुत से एनजीओ को इनवैलिडेट करार कर दिया है। ठीक है, और अब ये न्यूज़ आई है कि फंड्स हैं जो भी एनजीओ के, ओके, उन पर ओवरसाइट या मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ एनजीओ से रिलेटेड गवर्नमेंट की नज़र में आए, जैसे कि फंड्स को मिस अप्रोप्रिएटली यूज़ करना, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, साथ में कुछ ऐसे एनजीओ पे भी एलिगेशंस हैं लाइक ग्रीन पीस जो कि गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बाधाएं पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये जरूरी समझा कि एनजीओ को रेगुलेट करना चाहिए। इसमें इसी डायरेक्शन में ये एक स्टेप लिया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। ओके, तो हम देखते हैं एनजीओ होते क्या हैं। एनजीओ का पहले फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला चीज़ क्लियर होती है कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं। दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमाना, इनका काम होता है सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, ये गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी इनको लीगल स्टेटस दिया जाता है एज अ ट्रस्ट और सोसाइटी और अ प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एनजीओ को कुछ पावर दी है कि ये एनजीओ बना सकते हैं अंडर द आर्टिकल 19(1)(c) विच स्टेट दैट कि एनी बॉडी कैन फॉर्म एसोसिएशन। ओके, एंड अंडर आर्टिकल 43 body also have a right to form cooperatives in the rural area, and this NGO formation or the charitable trust, religious organizations, they also can act as a NGO। ठीक है, तो ये हमारे प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनजीओ के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, तो आप इन तीन चीज़ों का एविडेंस दे सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एनजीओ से रिलेटेड कुछ एक्ट भी बनाए हैं हमारे गवर्नमेंट। तो वो एक्ट क्या है, पहला एक्ट है फेमा एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ओके, इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि फेमा कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और आप लोग मुझे ये बताइए कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सॉरी, दिक्कत हो रही है जी। और दूसरा एक्ट है हमारा FCR एक्ट। FCR एक्ट जी। तो दूसरा एक्ट है हमारा FCR एक्ट, ये फॉरेन कंट्रीब्यूटरी रेगुलेटरी एक्ट। ओके, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो याद रखना ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो पहला हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि FEMA फेमा किस मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज, जो कि क्या काम करता है कि फॉरेन फंडिंग अगर कुछ भी हो रही है एनजीओ को तो उनको रेगुलेट करता है। ओके,
दूसरी चीज़ ये याद रखने वाले हैं कि एनजीओस को अक्रेडिटेशन कौन देता है, तो ये याद रखना कि नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अक्रेडिटेशन ऑफ एनजीओस सीकिंग फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है जो कि रजिस्ट्रेशन करता है एनजीओस का, ठीक है। और आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो भी एनजीओस बॉम्बे शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1948 के अंदर रजिस्टर्ड है उसको एक मिनिमम वेज प्रोवाइड करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और साथ में एनजीओस को आरटीआई एक्ट से भी कंप्लाई करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंसिंग ले रही हो। ओके, और अभी जी हाँ, जो मैंने बताया था ना, एफसीआरए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ओके, अभी हमारी गवर्नमेंट ने 2020 में नए रूल्स भी लाए हैं एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए। वो न्यू रूल्स भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला रूल क्या है कि एनजीओस को एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ में रुपए ट्रांसफ़र करने से रोका गया। दूसरा क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होंगे वो 20% हो सकते हैं टू द टोटल फंड, पहले 50 था तो 20 कर दिया है। ओके, दूसरा क्या कि रजिस्ट्रेशन करते समय आधार वेरिफिकेशन मस्ट कर दिया है, ठीक है। और जो आधार नहीं है, मतलब जो फॉरेनर्स हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है कि आप पासपोर्ट की कोई कॉपी लगाइए या फिर OCI जो कार्ड आता है उसको यूज़ कीजिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, और साथ में जो भी फंडिंग आपकी होगी वो ओनली एंड ओनली FCRA अकाउंट फंड में होगी, वो भी ऐसी ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में ही। ओके, तो इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दी हमारी होम मिनिस्ट्री ने एनजीओस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंड को बाहर कंट्री आती है और हमारी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने की काम करती हैं। तो इसलिए होम मिनिस्ट्री ने ये सोचा कि इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अगर जो भी फंड लेगा बाहर से, ठीक है, उसको प्राइवेट रजिस्ट्रेशन कराना गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा वो टॉपिक कंप्लीट होता है और नया टॉपिक देख रहे हैं विसल ब्लोइंग। ठीक है, विसल ब्लोइंग क्यों न्यूज़ में है? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने ये बोला है कि हमारे सारे कॉर्पोरेट्स को विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म को प्रमोट करना चाहिए और उनके लिए एडिक्वेट सेफगार्ड्स अपनाने चाहिए। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि विसल ब्लोइंग होता क्या है। विसल ब्लोइंग का मीन सिंपली ये होता है कि अगर गवर्नमेंट फंक्शंस में या फिर किसी भी बॉडी में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हो या फिर कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस कोई अपना रहा हो, तो उनको जो एक्सपोज करता है बंदा वो विसल ब्लोअर कहलाया जाता है और उन्हीं एक्टिविटीज़ को विसल ब्लोइंग कहते हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ने इनकरेज किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर ऐसा होगा कि जो भी करप्शन वगैरह है या फिर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जब तक अगर कोई विसल ब्लोअर नहीं आएगा तो उनका कैसे पता चलेगा, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो जानिए ये विसल ब्लोइंग के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, ये US गवर्नमेंट का एक पोस्टर है, उसमें लिखा हुआ कि विसल ब्लोअर होता है कि जो किसी लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रही हो जो चीज़, या फिर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हो रहा हो, या फिर फंड्स का ग्रॉस वेस्टेज हो रहा हो, अपनी अथॉरिटी या अपनी पावर का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा हो, या फिर पब्लिक हेल्थ से जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में उससे हार्म हो रहा हो, और ऐसा डेंजर जो पब्लिक सेफ्टी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें विसल ब्लोअर के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखना कि क्या क्या चीज़ें विसल ब्लोइंग के अंदर आती हैं। इसी सब को रोकने के लिए 2014 में गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई। ओके, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या कि हमारे विसल ब्लोअर को पब्लिक सर्वेंट्स या फिर कोई भी लोग अगर हरासमेंट करते हैं तो उससे प्रोटेक्शन दी जाए, और ये प्रोटेक्शन किसकी जिम्मेदारी होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ओके, और दूसरा क्या किया कि विसल ब्लोअर की डेफिनेशन को इंक्रीज कर दिया। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही नहीं, बाकी कोई भी पर्सन आ सकता है, कोई भी NGOs आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है विसल ब्लोअर की डेफिनेशन में। ओके, साथ में कोई भी पर्सन को ये रोका गया
कि अगर कोई विसल ब्लोअर है, उस पहली बात तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कोई भी। अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है विदाउट फॉलोइंग एन एडिक्वेट और रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस, देन ही और सी इज लायबल फॉर अ पीनल एक्शन। ओके, ये चीज आप पहले याद रखना कि अगर कोई भी बंदा किसी भी विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है विदाउट फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल एडिक्वेट मेजर्स दैट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको सजा भी हो सकती है। ओके, साथ में ये याद रखना कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी डिस्क्लोजर इसके अंदर कर सकता है, इवन द थिंग्स आर प्रोहिबिटेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ठीक है, साथ में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि लोग इनकरेज हों और जो भी गवर्नमेंट करप्शन चल रहा है उनको डिस्क्लोज किया जाए पब्लिक में। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि ये जो विसल ब्लोइंग एक्ट है वो आर्म फोर्सेस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्म फोर्सेस इज नॉन फॉर द डिसिप्लिन नेचर। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो आर्मी में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं है। साथ में ये डिस्क्लोजर जो भी है वो राइटिंग में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, और उसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी पर्सन को अगर इससे कोई लोग शिकायत है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक, साथ में जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई पर्सन अगर विक्टिमाइज होता है और उसकी अगर पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाती है तो उस केस में उस पब्लिक सर्वेंट को भी हम पनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस हैं हमारे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के अंदर। ओके, और इसी के रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट 2015 में एक और बिल लेकर आई थी। ठीक है, लेकिन वो किसी भी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि 2019 में हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद सेबी आप क्या जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें भी प्रोविजंस हैं कि अगर कोई विसल ब्लोअर आता है और कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस को डिस्क्लोज करता है तो उसको रिवार्ड किया जाएगा। ठीक है, और उसको फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये सेबी है। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन और उठा हुआ कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आपको एज अ एम्प्लॉय बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसीज, बहुत सारे फंड्स या फिर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ के बारे में पता होगा, और आप वो चीज़ का यूज़ करके मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं फंड्स का, या फिर स्टॉक मार्केट में आप अपनी नॉलेज का गलत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इनसाइडर मतलब आप अंदर हो और अंदर की चीज़ों को ट्रेड करने के लिए चीज़ें, उस चीज़ को रोकने के लिए ये प्रोविजन सेबी लाई थी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2013 वो भी ये मैंडेटरी बनाता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस में जो भी एंटिटी लिस्ट होंगी, ठीक है, उसको अब एक ऑडिट कमेटी बनानी होगी, ठीक है, जो विसल ब्लोइंग के कंप्लेंट्स को सुनेगा। ठीक है, ये सारे हमने केसेस देखे विसल ब्लोइंग की प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड। ओके, अभी अपना नया टॉपिक आता है इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर। तो आप इंटेलिजेंस सिस्टम क्या समझते हैं? इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब हमारी गवर्नमेंट को कोई भी खुफिया जानकारी या कोई क्राइम्स वगैरह हुए हैं तो उसके बारे में इंटेलिजेंस जाननी होती है। ओके, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि चाइना अपने टेरिटरी के अंदर पेंगसौ लेक के अंदर आई है, इसकी न्यूज़ आपने न्यूज़ में सुनी ही होगी। तो इसकी इंडिया की ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर बताई जा रही है। ठीक है, तो इसी के बैकग्राउंड में ये सजेस्ट किया गया है कि हमारे इंटेलिजेंस में भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाने चाहिए। तो हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस सिस्टम हमारा इंडिया का है क्या, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे इंटेलिजेंस में हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड है ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, उसके नीचे इट इज एन अपेक्स बॉडी कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी को ही हम लोग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी बोलते हैं। ओके, और
इसके अंदर सबसे ऊपर हमारी बॉडी रहती है जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, उसके ही पहला रॉ आपने सुना ही होगा, आईबी एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ ईच सर्विसेज लाइक मिलिट्री, नेवी, लाइक एयर फोर्स, ठीक है, सबकी अपनी अलग अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज होती है, ठीक है। तो आईबी का काम क्या होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी अगर इंटेलिजेंस जुगाड़ना हो, ठीक है, जैसे कि नक्सलाइट से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज होने लगे, ठीक है, टेररिस्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज होने लगी हो, तो इस सारी केसेस में आईबी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रॉ का रोल कब होता है कि किसी भी कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, जो कि एनिमी कंट्री हैं, उनसे रिलेटेड अगर हमको इंटेलिजेंस जुड़ानी है, ठीक है, तो उसमें रॉ का रोल होता है। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी क्या होती है, ये सब जो है ना रॉ, ये सारे चीज, ये सब इसको जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो डिलीवर करते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली कौन चेयर करता है इसको, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर, ओके। तो आइए जानते हैं, सबसे पहली हमारी जो अपेक्स लेवल पे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट या फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट, ठीक है। इसको हेड कौन करता है, पहला क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, इसको हेड करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ओके, जो कि सबसे पहले जो पोखरण टेस्टिंग की थी उसके बाद हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है। ये पीएमओ के अंदर डायरेक्ट काम करती है, ठीक है, और ये बाकी इंटेलिजेंस सर्विस से कनेक्शन में रहती है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ये सारी जो भी एजेंसीज हैं ये किनको रिपोर्ट करती हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट, ओके, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड इंटेलिजेंस कमेटी आती है, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, ठीक है। इसका काम होता है कि जो भी इंटेलिजेंस हमको मिली है उससे को पूरा एग्रीगेट करना, एनालाइज करना, ठीक है, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को दे देना, जिससे कि वो बाद में फाइनल डिसीजन पीएमओ के थ्रू ले सके, ओके। उसके आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, इनके क्षेत्र में ये काम करती है, ओके। दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ये किसके अंदर में काम करती है, डायरेक्ट कमांड ऑफ द पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। और ये भी एक विंग है कैबिनेट सेक्रेटरीट की, ठीक है। और उसके बाद ये एनटीआरओ आता है। तो एनटीआरओ क्या होता है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसका काम क्या होता है कि ये जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड उन सबको ये संभालता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली किसके अंदर आता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये पीएमओ ऑफिस का ये भी पार्ट है, ठीक है। तो जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं जैसे कि साइबर रिलेटेड क्राइम्स, जैसे कि न्यूक्लियर वार रिलेटेड क्राइम्स, तो उन सारी चीज़ों को ये डील करता है एनटीआर, ठीक है। एक अब अलग अलग डिपार्टमेंट में भी कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोई एंटी स्मगलिंग केसेस आ रहा हो या फाइनेंस रिलेटेड कुछ क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस की सर्विस होता है वो कौन देता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखना कि आईबी, रॉ, एनटीआर जो भी पढ़े थे उससे के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है, तो ये कोई यूपीएससी पूछ सकती है। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट 1985 के अंदर इन सारे ऑफिसर्स की कंडक्ट को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। साथ में ये भी याद रखना कि ये सारे जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आते हैं, मतलब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को ये पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो इनके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं, ओके। और एक बात और याद ना कि बहुत सारी ये ऑर्गेनाइजेशन जो अपन पढ़ रहे हैं ना, आईबी, रॉ, एनटीआरओ, इनके बहुत सारे फंक्शन एक दूसरे पे ओवरलैप भी करते हैं, ओके। तो अब हमारा ये नया टॉपिक आता है बोडो पीस अकॉर्ड। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बोडो पीस अकॉर्ड जो हमारा अभी पिछले साल हुआ था उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है इस साल, तो लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो जानते हैं बोडो पीस अकॉर्ड है क्या। सी ये 4 एरिया, ये इनके नाम याद रखना, कोकराझार, चिरंग, बक्सा, उदयगिरी,
ये बॉडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। ओके, इसको लीगल स्टेटस दिया हमारे किसने, बोडो अकॉर्ड ने। पहला चीज यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जानते हैं पहले तो बोडोस क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि अकॉर्ड क्या था। तो बोडोस याद रखना कि आसाम की सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन का 5 to 6% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में लोकेटेड है, जैसे कि आपने भी देखा ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है सी। ठीक है, इसके नॉर्थ में यहाँ बोडोस रहते हैं। ठीक है, और इन बोडोस की डिमांड थी कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इनको स्टेट ना देते हुए इनको कुछ और लीगल राइट्स दिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी थी, लोगों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस थी, उनको लगता था कि हमारे कल्चर को खतरा है। ठीक है, तो इसी के अंतराल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोडो अकॉर्ड साइन किया था। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना कि एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्रिपार्टाइट मतलब होता है कि इसमें 3 पार्टीज है। 3 पार्टी कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट एंड आसाम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप। ओके, जो कि बोडोस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 2019 में अपने आप हो गया, इसके पीछे भी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है। जैसे कि 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण किया। ठीक है, जो कि सोचा गया था कि बहुत इफेक्टिवली काम करेगी और जो भी एस्पिरेशंस हैं बोडोस पीपल की, उनको फुलफिल करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। बट इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। ओके, इस अकॉर्ड का, तो ये एक फेलियर था। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाने की भी बात की थी। ठीक है, लेकिन वो कभी भी जमीन पर आ ही नहीं पाई। ओके, तो ये सारे इशूज थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आखिर में 2019 में ये इम्पोर्टेंट अकॉर्ड साइन किया। ठीक है, उस अकॉर्ड में क्या क्या था, पहली बात कि उसमें बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसमें कौन कौन होंगे, जो बोडोस डोमिनेटेड विलेजेस होंगे। ठीक है, BTAD के पास में, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आप ये रखना। और दूसरी बात ये कि ये BTAD है, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, बॉडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। ठीक है, और उसको और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर दी गई है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि ये BAC वगैरह ये अच्छे से काम नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास इतनी पावर भी नहीं थी और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हुआ। तो उसको एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने जैसे इनको और पावर दी गई, जिससे कि बोडो पीपल की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, साथ में एक कमीशन भी बनाया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, जिससे कि बोडो टेरिटोरियल रीजन को डिमार्केट किया जाए और उसको पहचाना जाए कि हाँ ये विलेजेस इसके अंदर आते हैं और ये इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, साथ में जो बोडोस कार्बी एंग्लोंग और डिम्मा असाव के रीजन में रहते हैं, ठीक है, उनको शेड्यूल्ड हेड ट्राइब का स्टेटस भी दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स को भी बढ़ा दी गया 40 to 60। ओके, तो ये सारी चीज़ आप याद रखना। साथ में ये भी याद रखना कि बोडो विद देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, उसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया है पूरे इंटायर आसाम के लिए। ठीक है, साथ में डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP उसको पोस्ट किया जाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो कि ये सारे बोडो टेरिटोरियल रीजन के अफेयर्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, और साथ में बोडो को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ का फंड भी रिलीज किया हमारी गवर्नमेंट ने, जिससे हम वो वहाँ पर हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन वेलफेयर स्कीम्स को वहाँ पर चला सकें और बोडो जो कि हिस्टोरिकली पिछले वर्ग में आते हैं तो उनको थोड़ा अपलिफ्ट करने का काम किया जा सके। ठीक है, और जिससे क्या होगा, थोड़ा बहुत वहाँ पर पीस भी डेवलप होगा और बोडोज भी हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में भागीदारी बन सकेंगे। ठीक, तो अपने अभी बोडो से का अब एक हमारा नया लास्ट टॉपिक देख रहे हैं हम,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा ये कोई नई स्कीम नहीं है, बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है। लेकिन ये कई बार न्यूज में आती रहती है। तो इस बार न्यूज में क्यों नहीं आई है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अचीवमेंट रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा है, ठीक है। तो हमको इस स्कीम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला, जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले हम सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेंगे। अगर हमको पता चला कि हमारा फोटस में, हमारी गर्भ में बच्ची पैदा होने वाली है, तो हम उसको मार देंगे या फिर उसके जो भी फोटस है उसको किल करवा देंगे, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि गर्ल चाइल्ड पर पैदा हो गई तो उसकी गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर मील मिलना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर्तव्य है, ठीक है। साथ में सारी गर्ल्स को एजुकेशन दिया जाता है। तो ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव है हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया ना, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। पहला हमने क्या देखा था कि सेक्स बेस्ड जो किलिंग हो रही है फोटस के अंदर उसको रोका जा सके, ठीक है। तो इसको कौन डील करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। दूसरा क्या था कि उनके चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये सारे स्टेप्स लेगी, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन को प्रमोट किया जाए तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उनके एजुकेशन के लिए ये सारे स्टेप्स लेंगे। तो आप लोगों ने जाना ना कि इस स्कीम में 3 मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ओके। इन तीनों ने अपने अपने डोमेन में उन सब कंपोनेंट्स को डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है। तो जैसा कि हमने जाना कि बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी, कहाँ से, पानीपत हरियाणा से, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है जिसका काम क्या है कि सेक्स रेशियो को बढ़ाना, ठीक है, और साथ में वुमेन का एम्पावरमेंट करना, ठीक है। जैसा कि अभी अपने डिस्कस किया था कि ट्राई मिनिस्ट्रियल स्कीम है, ओके। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स में आता है पहला कि अवेयरनेस कैंपेन लाएंगे मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया और ऑल इंडिया रेडियोस, टीवी के थ्रू, ठीक है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस जगे और वो जो भी सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, गर्भ हत्या बोलते हैं ना, फीमेल फोर्टिसाइड, तो वो सारी चीज़ें ना करें और सेक्स डिटर्मिनेशन करा के अपनी बेटी को मारने की कोशिश ना करें। और करते हैं तो इससे रिपरकशंस क्या होंगे और बेटी को क्यों मार रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक अवेयरनेस होनी चाहिए उनके अंदर। तो वो सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर डील करेंगे, ओके। साथ में मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस। मल्टी सेक्टोरल मीन कि वुमेन और चाइल्ड और गर्ल्स चाइल्ड का डेवलपमेंट सिर्फ इतना तो नहीं होगा कि सिर्फ उनको पैदा कर दिया, नहीं, उनके हेल्थ इशूज़ हुए, उनके एजुकेशन रिलेटेड इशूज़ हुए, उनके वेलफेयर रिलेटेड जो भी इशूज़ हुए, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी इशूज़ हुए, ये सारे इशूज़ को कॉम्प्रहेंसिवली अगर जब तक सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव नहीं कर सकते इन अ लॉन्ग रन, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें ही कुछ अपनी अचीवमेंट गिनाई थी, ठीक है, जैसे कि सेक्स रेशियो एट बर्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ सालों में, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा चार्ट में बताया है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस स्कीम से कैसे कैसे लोगों में चेंजेस आए हैं, ठीक है। साथ में लोगों में बहुत सारे एटीट्यूडनल चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को भी अपनाया, जैसे कि यूज़ ऑफ वीवीपी लोगो इन द वेरियस इंडियन फेस्टिवल्स, ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन लिया। साथ में बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यहाँ भी जाके उन्होंने अपनी सेमिनार्स, लोगों को प्रोग्राम्स करवाए और उनमें गर्ल चाइल्ड का रिलेवेंस समझाया, ठीक है। साथ में बेटी जन्मोत्सव भी हर डिस्ट्रिक्ट में किया। तो जिस
सारी एफर्ट्स से ही लोगों में एटीट्यूडनल चेंज भी दिखा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने इसको अचीवमेंट बताया है VP स्कीम का। ओके, तो ये मेजरली 6 टॉपिक्स थे हमारे जो कि पॉलिटी सोशल इशूज से रिलेटेड थे। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और नई जनवरी से रिलेटेड इशूज लेकर आएंगे और उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद होगी आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके UPSC CSC में हेल्प करने जाएगा। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी इसमें लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट लाया जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में ये सारी जो भी कमियाँ होंगी उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेक्शन और सोसाइटी से रिलेटेड इशूज़ के साथ। ओके, थैंक यू।